सोचिए कि अगर आपको सिर्फ शलवार कमीज पहनने की बुनियाद पे किसी रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोका जाए, तो क्या कल को आपकी जबान, आपका नाम, आपकी शनाख्त को भी इनअप्रोप्रिएट कहकर रद्द किया जा सकता है? कराची के एक रेस्टोरेंट में एडवोकेट अब्दुल लतीफ नामी शख्स को रेस्टोरेंट में दाखिल होने से सिर्फ इसलिए रोका जाता है क्योंकि वहां की इंतजामिया के बकौल वो एक इनअप्रोप्रिएट ड्रेस पहन के आते हैं। और वो ड्रेस क्या थी? हमारा कौमी लिबास, शलवार कमीज। लेकिन मसला सिर्फ किसी एक रेस्टोरेंट, एक शख्स या एक लिबास का नहीं, बल्कि एक सोच का है। एक ऐसी सोच जो पाकिस्तान में एक कदीम अरसे से एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी सोच जो अंग्रेज कॉलोनाइजर्स के साथ स्टार्ट तो जरूर हुई, लेकिन उनके जाने के बावजूद भी वो सोच पाकिस्तान में खत्म नहीं होती, बल्कि वो सोच हमारी शनाख्त का एक अहम हिस्सा बन के रह जाती है। एक ऐसी सोच जिसकी वजह से हम अपनी इनफरादियत पे फख्र नहीं कर सकते, हम अपनी शनाख्त पे फख्र नहीं कर सकते, और हम बतौर कौम अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली भूल जाते हैं। जब अंग्रेज साम्राज्यों ने अपनी जबरी हुकूमत का सिलसिला शुरू किया, तो वो हुकूमत एक बेसिक फ्रेमवर्क के अराउंड रिवॉल्व करती थी। और वो फ्रेमवर्क था ऑफ 3 C's। यानी कि हम लोगों को क्रिश्चियनाइज करेंगे, उनके साथ कॉमर्स करेंगे यानी कि तिजारत, और हम उनको सिविलाइज करेंगे। अब सिविलाइज करने का मतलब यह था कि अंग्रेजों के बकौल बरे सगीर में रहने वाले लोग और अफ्रीका में रहने वाले लोग गैर मुअद्दब लोग थे, और उनको मुअद्दब बनाने का ठेका उठाया अंग्रेज साम्राज्यों ने। और मुअद्दब बनाने का मतलब यह था कि यहां के लोग यानी कि बरे सगीर के लोग और अफ्रीका के लोग वो जबान बोलना शुरू करें जो अंग्रेज साम्राज्य बोलते हैं, वो लिबास ओढ़ें जो वो ओढ़ते हैं, और अपनी जिंदगी को गुजारने के तौर तरीकों को उन तरीकों के साथ अलाइन करें जो तरीका अंग्रेज साम्राज्य अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के बकौल उस वक्त में हम लोग जंगली थे, हमारी जबान वर्नाक्युलर थी, और हमारा लिबास अनसिविलाइज्ड यानी कि गैर मुअद्दब था। और अगर आज भी आजादी के अनकरीब 70 साल बाद भी इन पोस्ट कॉलोनियल रियासतों को देखा जाए, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया और अफ्रीका, एक जीनोसेंट्रिज्म आपको नजर आता है। जीनोसेंट्रिज्म का मतलब यह है कि एक मुआशरा अपनी शनाख्त, अपनी जबान और अपने लिबास को किसी और मुआशरे से कमतर समझे। ये जीनोसेंट्रिज्म हमारे अंदर जनरेट कैसे होता है कि जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, वो मॉडर्नाइजेशन असल में प्रोग्रेशन के साथ इक्वेट नहीं की जा सकती, और हम ये बेवकूफी करते हैं कि हम दोनों टर्म्स को इक्वेट करके मॉडर्निज्म को इक्वल टू प्रोग्रेशन समझते हैं। जबकि मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह है कि आप उन टूल्स, सिस्टम्स और एस्थेटिक्स को अपनाएं जो आज के दौर में मॉडर्न समझे जाते हैं। यानी कि वो सारी चीजें जो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कनेक्ट की जाती हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से आपके ग्लोबल ट्रेंड्स का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रोग्रेशन की आप डेफिनेशन देखें, तो प्रोग्रेशन का मतलब यह है किसी भी रियासत का इंटरनली प्रोग्रेस होना, यानी कि प्रोग्रेस का ताल्लुक है असल अंदरूनी तरक्की से, जिसमें आपकी सोच, आपकी तख्लीक, आपका अखलाक, आपका इंसाफ और इज्जत नफ्स में बेहतरी आए। लेकिन आज का प्रोग्रेशन को मॉडर्नाइज करने के साथ इक्वेट करना, यह समझना कि अगर हम मॉडर्न होंगे तो हमारे मुल्क में ज्यादा तरक्की होगी, हमारे लोग ज्यादा तरक्की करेंगे, यह है वो कॉलोनियल इनहेरिटेंस और जहनी गुलामी जिसका हम आज शिकार हैं, जहां पे हम प्रोग्रेशन को मॉडर्नाइज होने के साथ इक्वेट करते हैं, जबकि हकीकत इससे शायद काफी दूर है। इस जहनी गुलामी को बरे सगीर में तजदीद करने वाला शख्स लॉर्ड मैकॉले अपनी किताब मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन में लिखता है 1835 में कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास ऑफ पर्संस इंडियन इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। इस बात का मतलब यह है कि 1835 में लॉर्ड मैकॉले कह रहा है कि हमें एक ऐसी क्लास बनाने की जरूरत है जो अपने खून और रंग से तो इंडियन जरूर हो, लेकिन उनका शऊर, उनकी राय, उनकी सही और गलत की समझ अपनी नेचर में कंप्लीटली वो होनी चाहिए जो वहां का ब्रिटिश साम्राज्य अडॉप्ट करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और अफसोस की बात यह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी पाकिस्तान का निजाम, तालीम और एलीट सोसाइटी अब तक अंग्रेजों के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के नीचे दबी हुई है। माजी में हम इसे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का नाम कहते थे, और आज हम उसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, प्रोग्रेशन के साथ कंफ्यूज करके। ये वो सिस्टम है जो किसी वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करती थी बरे सगीर के अंदर, और आज वही काम हमारी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस करती हैं। यानी कि वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो एक वेस्टर्न कल्चर को लेकर आती हैं और हमारे ऊपर नाफिज करती हैं और हमें ये समझाती हैं कि वो कल्चर आपसे बेहतर है। और इस मेंटालिटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपना किरदार पूरा नहीं करते, बल्कि आपके मुआशरे के एजेंट्स यानी कि आपका तालीमी निजाम,
آپ کا میڈیا اور آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے سگنیفیکنٹلی، جب وہ آپ کو دکھاتی ہے کہ ایک سندھی ٹوپی یا اجرک یا شلوار قمیص پہننے والا شخص ایک جاہل شخص ہے، اور بنسبت اس کے ایک سوٹ پہننے والا شخص، انگریزی بولنے والا شخص اس انڈیویجول کے اوپر ترجیح رکھتا ہے جو انڈیویجول اردو بولتا ہو یا سندھی بولتا ہو یا پنجابی یا پھر کوئی اور ایسی زبان بولتا ہو جو پاکستان میں لوکلی بولی جاتی ہے۔ اور اسی سوچ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج ہائی کلچر اور لو کلچر میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس انگلش بولنے والے، پینٹ شرٹ اور ویسٹرن کلودنگ کرنے والے لوگ اور ویسٹرن لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے والے لوگ تمیز یافتہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جہاں کہ دوسری طرف اگر کوئی اپنی قومی زبان بولے یا پھر شلوار قمیض پہنے یا اس کا دیسی لائف سٹائل ہو تو ہم ان کو بیکورڈ، چیپ اور جاہل اور گوار سمجھتے ہیں۔ یہ تفریق صرف لباس تک نہیں، یہ ایک ذہنی غلامی ہے جسے انگریزوں نے ہمارے اندر ڈالا تھا، جہاں اصلی ترقی کا مطلب اپنی اصلیت کو چھوڑ کر کسی اور کی ریالٹی اور ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا بن جاتا ہے۔ اور آج بھی ہمارا میڈیا، ہمارے تعلیمی ادارے اور ہمارے ایلیٹ سرکلز اسی فرق کو ری انفورس کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ اصلی ترقی صرف وہی ہے جو ویسٹرن ورلڈ سے آئے، اچھی چیزیں صرف وہی ہیں جو ہم امپورٹ کریں، تو ہماری لوکل چیزیں، لوکل خیالات اور لوکل لوگ سیکنڈ کلاس سٹیزنز اور سیکنڈ کلاس آئیڈیاز اور پروڈکٹس بن کر رہ جاتے ہیں۔ اور اس بات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم گلوبل ورلڈ سے اتنا کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لوکل مسئلوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے لوکل لوگوں کی شناخت کو بھول جاتے ہیں، ان کی زبانوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی اوور آل ایگزسٹنس کو نیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے لوکل مسئلوں کا اکثر اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک یا صوبے یا شہر میں آخر مسئلے کیا چل رہے ہیں اور ان کو ہم حل کیسے کریں۔ اور آج کی غلامی ایک فزیکل غلامی نہیں، ایک فزیکل کالونائزیشن نہیں، بلکہ ایک مینٹل کالونائزیشن ہے، یعنی کہ ذہنی غلامی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو لوگ اس ذہنی غلامی کا شکار ہیں، ان کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ ذہنی غلامی کس طریقے سے ان کی شناخت، ان کی انفرادیت اور ان کے کلچر کو ایلیمنیٹ کر رہی ہے۔ تو اس بات کا فیصلہ آپ لوگ کیجئے کہ اگر آج بھی بطور قوم ہمیں اپنے قومی لباس اوڑھنے میں شرم آئے، اپنی قومی زبان بولنے میں شرم آئے اور ہمیں اپنی شناخت پہ فخر نہ ہو، تو کیا بطور قوم ہم آزاد ہیں یا پھر ہم آج بھی کسی اور کی صورت میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بطور قوم ایک کمپلیکس کا شکار ہیں؟ اللہ حافظ۔